नमस्कार, स्वागत है आपका अंचल में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा। आज बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम विष्णुदेव साय ने बाकायदा उनका स्वागत सत्कार किया। कल देर रात जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे रायपुर एयरपोर्ट, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाकायदा उनका स्वागत सत्कार किया। शाह एयरपोर्ट से सीधे नवा रायपुर स्थित मेफेयर रिसोर्ट के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम भी किया है। और आज का दिन बेहद खास रहेगा। 13 दिसंबर का दिन है। शाह दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक भी करेंगे। बैठक के बाद दोपहर 1:50 पर माना एयरपोर्ट से जगदलपुर के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां बस्तर ओलंपिक समारोह में शामिल होंगे। तो दिन भर आज व्यस्ततम शेड्यूल रहने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 1 महीने में देखिए तीसरा दौरा है। इसके पहले वो राज्योत्सव में पहुंचे थे। इसके बाद आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और हर दौरे में केंद्रीय गृह मंत्री नक्सल एनकाउंटर की लगातार समीक्षा करते रहे हैं और अफसरों से फीडबैक भी ले रहे हैं। एक बार फिर से खास तौर से दौरा हो रहा है जब बस्तर पहुंचे। और सुबह 10:30 बजे मेफेयर पहुंचेंगे। रायपुर से अहम खबर आपको बता दें, सीएम विष्णुदेव साय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगभग 2 घंटे बैठक होने जा रही है और समीक्षा होगी। गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मार्च 2026 तक जो नक्सलवाद खात्मा करने की रणनीति बनाई गई है, जो टारगेट सेट किया गया, जो लक्ष्य सेट किया गया, उसकी रणनीति पर मंत्रणा होगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देर रात पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ बस्तर भी उनका दौरा होने जा रहा है, लेकिन इसके पहले आज का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। 10:30 बजे जब सीएम वहां पहुंचेंगे तब बैठक भी होनी है। तो बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह के लिए शिरकत करते हुए नजर आएंगे दोपहर में, लेकिन इसके पहले सीएम साय सुबह 10:30 बजे मेफेयर पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगभग 2 घंटे बैठक होनी है। और एक तरफ इंडिगो एयरलाइंस की लगातार बढ़ती फ्लाइट कैंसिलेशन ने अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाला है। फ्लाइट रद्द होने से उद्योग हो, पर्यटन हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो या फिर इवेंट सेक्टर को मिलाकर हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। सीटीआई का अनुमान है कि दिल्ली को ही करीब 1000 करोड़ के कारोबार का नुकसान पहुंचा। व्यापार पर नेगेटिविटी प्रभाव पड़ा। होटल, बैंक्वेट और रिसोर्ट की बुकिंग में भारी गिरावट दर्ज की गई। फ्लाइट कैंसिलेशन का सीधा असर छुट्टियों, होटल बुकिंग्स और टूर पैकेजों पर दिख रहा है। उड़ानें रद्द होने की वजह से राजस्थान के जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर समेत अन्य जगहों पर पर्यटन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। इसके अलावा कश्मीर और गोवा का भी पर्यटन खासा प्रभावित हुआ है। बता दें 10 दिसंबर से 5 जनवरी तक टूरिस्ट सीजन होता है और वहीं भारत की जीडीपी टूरिज्म विभाग का लगभग 12% योगदान भी होता है। तो कश्मीर, गोवा और राजस्थान का पर्यटन बेहद प्रभावित हुआ है। इंडिगो संकट से 2 तरफा मार सही है। इन डेस्टिनेशन वेडिंग में दूल्हा दुल्हन और परिवार वाले नहीं हो सके शामिल। इंडिगो की वजह से कितना नुकसान पहुंचा। टूरिस्ट सीजन है और 10 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक इस तरह के हालात रहते हैं जब लोग जाते हैं यहाँ वहाँ घूमने के लिए। और ऐसे में जीडीपी में पर्यटन का लगभग 12% योगदान होता है। और ऐसे में अकेले राजस्थान में हर साल 25 लाख पर्यटक यहाँ जाते हैं। रीवा से खबर आपको बताते हैं, संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई और परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। 1 यूनिट में चल रहा था बच्चे का इलाज। परिजनों को ब्लड के लिए चक्कर लगवाते रहे डॉक्टर और घंटों चलता रहा हंगामा। पुलिस जांच में जुटी है। अहम खबर आपको बता दें, 1 यूनिट में बच्चे का इलाज चल रहा था। घंटों परिवार वाले परेशान होते नजर आए और परिजनों को ब्लड के लिए चक्कर भी लगाना पड़ा। घंटों ये हंगामा जो है वो चलता रहा। पुलिस हालांकि पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। संजय गांधी अस्पताल का ये पूरा मामला बताया गया है, जब बच्चे की मौत हो गई और उसके बाद परिजनों ने देर रात हंगामा किया। 1 यूनिट में बच्चे का इलाज चल रहा था और लापरवाही कहीं ना कहीं हुई, जिसकी वजह से परिजनों का ये आरोप है। तो देर रात हंगामेदार स्थितियां निर्मित हो गई। पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर पहुंच गई और फिर जांच की जा रही है। तो परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जिस तरह से बच्चे की जान चली गई, इसके बाद परिवार वाले आक्रोशित हो गए
और परिजनों को ब्लड के लिए चक्कर लगवाते रहे डॉक्टर, ये भी जानकारी मिली है। किस तरह से हॉस्पिटल में जब वो पहुंचे तब परिवार वाले परेशान होते रहे। बच्चे की जो मौत हो गई है डॉक्टर लोगों की कमी से हुई है, क्योंकि एक प्रतिशत नीचे था, एक जो जहाँ ले गए थे वहाँ पे था, तो दोनों कोई ध्यान नहीं दे पाया है, इसलिए तत्काल में जवाब दिया गया है। क्योंकि बोले ब्लड ग्रुप चाहिए और ब्लड ग्रुप नहीं बताए, बिना ब्लड ग्रुप के खून बता रहे थे खून चाहिए, और बाकी सब जबरदस्ती बात कर रहे हैं। ब्लड चाहिए और जो फाइल बनाया वो फर्जी बनाया गया है फाइल, क्योंकि लड़के का नाम लक्ष्य यादव है तो शिव कुमार नाम से फर्जी फाइल बनाया गया है। 4 दिन पहले एक बच्चे को चाय से जलने के कारण अतरेला थाना क्षेत्र के रहने वाला है लक्ष्य यादव, 12 महीने का बच्चा था। इसको बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में भर्ती कराया गया था। आज शाम को उसको, चूंकि छोटा बच्चा होता है तो इनके बच्चों के जो आईवी फ्लूइड लगाने के लिए परेशानी होती है, इसलिए विशेषज्ञ लोगों को भेजा जाता है कि भाई इनका जेलको वगैरह या कुछ ऐसी समस्या हो तो लगवा दें। उस चक्कर में उनको बच्चा वार्ड में भेजा गया था। सडनली वहाँ वो बच्चा कोलैप्स हो गया, और कोलैप्स हो गया तो उन लोगों ने प्रयास किया अपने उनको रिससिटेट करने का, किंतु वो हुआ नहीं। दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई थी। बालाघाट से एक बार फिर बाघ की मौत का एक मामला सामने आया, जिससे वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। यहां आंजन बेहरी गांव के जंगल में घोड़देव बाबा मंदिर के पास कक्ष क्रमांक 562 में ग्रामीणों ने बाघ को मृत अवस्था में देखा। सूचना पर कटंगी वन विभाग की टीम मौके पर जांच के बाद पहुंची। शुक्रवार को शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये भी बताया गया कि गुरुवार की शाम कुछ ग्रामीणों को घोड़देव बाबा मंदिर के पास तेज बदबू आई, जहां आसपास देखने पर दूर एक बाघ जमीन पर लेटा नजर आया, लेकिन देर तक हलचल जब नहीं हुई तो ग्रामीणों को संदेह हुआ और वन विभाग को इसकी तत्काल सूचना दी गई। प्रारंभिक जांच में बाघ की मौत का कारण बिजली का करंट लगना माना जा रहा है। जांच के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट से डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई गई। टाइगर का कैरकस हमको मिलने का सूचना कल शाम को लगभग 5-5:30 तक मिली है, तो तुरंत हम आके भी चेक कर लिए, लेकिन डॉग स्क्वाड हमको बुलाना था बालाघाट से एवं कान्हा से, तो वो डॉग स्क्वाड के लिए एक प्री रिक्वेस्ट है, हम कोई टच नहीं करना है, तो इसलिए हम किसी ने भी उसको छुआ नहीं, दूर से देखे इन्फॉर्मेशन मुख्यालय को देना था, NTCA को रिपोर्ट करना था, वो रिपोर्ट कर लिए। फिर उसके बाद डॉग स्क्वाड भी आई थी, वो जांच अभी तक रहता है। इंदौर की सुबह सिर्फ कोहरे से नहीं बल्कि हड्डियों को चीर देने वाली ठंड से भी होती है। बीते 2 दिनों से इंदौर में मौसम ने ऐसी करवट ली कि शहर कोल्ड डे की गिरफ्त में आ गया। रात का पारा 4.5 डिग्री सेल्सियस के पास फिसला, तो वहीं गुरुवार रात में कई सालों का ठंड का रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया। मौसम के अनुसार डॉक्टर आनंद हरसाना ने बताया है कि उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं का असर इंदौर पर सीधा पड़ रहा है। हवा में नमी बढ़ने और आसमान साफ रहने के कारण रात का तापमान अचानक नीचे गिरा। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। अगर मौसम की बात करें तो इंदौर शहर में पिछले 4-5 दिनों से लगातार शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है और शीतलहर बनी हुई है। और पिछले 2 दिनों से तापमान जो है 5-6 डिग्री के आसपास मिनिमम टेम्परेचर बना हुआ है, और जिससे कि ठंड और ज़्यादा बढ़ रही है, और आगे आने वाले 14 तारीख तक शीतलहर बने रहने की संभावना है। छतरपुर में बढ़ती सर्दी में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा होती है और ऐसे में कोरोना काल में जिला अस्पताल प्रबंधन ने 3 ऑक्सीजन प्लॉट स्थापित किए थे, लेकिन फिलहाल 2 प्लांट अभी खराब हैं, जिनकी मरम्मत के लिए इंजीनियर और कंपनी को सिविल सर्जन ने पत्र जारी किया। ये कहा जा रहा है कि इसे जल्द ही चालू करवा दिया जाएगा। जी, हमारे पास में अभी ऑक्सीजन की व्यवस्था के 3 टैंक हैं, जिनमें से एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्लांट है 650 के जिसकी क्षमता है। इसके अतिरिक्त एक 850 का PSA प्लांट है और एक 1000 PSA का ऑक्सीजन प्लांट है। नहीं, खराब नहीं है, वो अंडर मेंटेनेंस है। 1000 PSA प्लांट की सर्विसिंग ड्यू है, तो उसकी सर्विसिंग की कार्रवाई की जा रही है।
खजुराहो की बरद्वाहा ग्राम पंचायत में खनन और क्रशर मशीन स्थापना को लेकर विवाद बढ़ रहा है। पर्यावरण स्वीकृति के लिए आयोजित लोक जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों और किसानों ने जमकर विरोध किया। जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों और किसानों ने प्रशासन के सामने आपत्तियां दर्ज कराई और कहा कि क्रशर मशीन गांव के दिन करीब नहीं लगाई जानी चाहिए। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि क्रशर मशीन लगने से धूल, शोर और प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे खेती, जल स्रोत और गांव का वातावरण गंभीर रूप से प्रभावित होगा। फिलहाल प्रशासन ने ग्रामीणों की आपत्तियों को दर्ज कर लिया है। ऐसा लग रही और रोड पे बहुत धूल फैलने, ना से वन विभाग लगी, शुभ विकास हमें अपनी बारी लगाने, तो हमारी वही पहाड़िया ढोर बच्चे के लिए हती थी। सर, इससे हमको आने वाले, हम अपनी पीढ़ी के लिए सोच रहे हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है, इसमें जो इसके दुष्प्रभाव होने वाले हैं, इससे बचाव के लिए हम लोगों ने इसका विरोध किया है कि हम क्रेशर कंपनी का। ये पब्लिक हियरिंग इसलिए की जाती है कि ग्राम वासियों के दावे, आपत्ति, सुझाव का पता लगाया जा सके। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि इसकी जो प्रक्रिया होती है, उसके तहत पूरे ग्राम वासियों की जो भी दावे, आपत्ति, सुझाव थे, सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। जिन्होंने लिखित में आपत्ति प्रस्तुत की है वो भी ली गई है और अब इसमें नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिक विक्रम नागदेव की संपत्ति खरीदने और आधार कार्ड बनवाने को लेकर पाकिस्तान में रह रही उनकी पत्नी और मध्यस्थता पंचायत के पदाधिकारियों ने कई सवाल खड़े किए हैं। मामले पर हाई कोर्ट में दर्ज याचिका में यही मुद्दे शामिल किए गए, जिससे लेकर दो देशों के कानूनी जानकारों के बीच नई बहस छिड़ गई है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कीर्ति पटवर्धन ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार के तय नियमों के अनुसार लॉन्ग टर्म वीजा पर आए किसी भी अन्य देश के नागरिक को आवश्यक दस्तावेज बनवाने का अधिकार है। पटवर्धन के अनुसार यदि कोई नागरिक लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में एक वर्ष में 182 दिन से अधिक समय तक निवास करता है तो वो शासन की अनुमति से छोटी संपत्ति खरीदने, बैंक खाता खोलने, आधार कार्ड बनवाने और पैन कार्ड बनवाने का पात्र होगा। वीजा समाप्त होते ही दस्तावेजों की वैधता समाप्त मानी जाती है। इस स्पष्टीकरण के बाद पाकिस्तानी महिला निकिता ने भारत में अपने वकील विजय रावत के माध्यम से लॉन्ग टर्म वीजा पर इंदौर में रह रहे पति विक्रम नागदेव के दस्तावेजों को लेकर उठाए गए सवालों पर स्थिति साफ की। देखिए, अगर वैलिड वीजा कोई होल्ड करता है और इंडिया में रहता है तो उनका जो आपसी इश्यूज है वो उनको आपस में सॉल्व कर लेनी चाहिए। उसको मीडिया में एक्सपोज करना मुझे उसका समझ भी नहीं आया। इवन इफ कोई प्रॉब्लम है वीजा रिन्यूअल को लेके, तो एक प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, वहां पे उनको कंप्लेंट रेज करनी चाहिए और उसके थ्रू हो जाना चाहिए वो प्रोसेस। क्योंकि ये 2 साल का वीजा होता है जो लॉन्ग टर्म वीजा होता है, जब रिन्यूअल के लिए आएगा तो अगर वो क्वेरी रेज करेंगे तो उसमें वो रिन्यूअल नहीं होगा। इधर भाजपा नेता श्यामलाल धाकड़ हत्याकांड का मंदसौर पुलिस ने खुलासा तो कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड के मास्टरमाइंड पिता सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार मृतक का अन्य महिला से संबंध था, जिस वजह से घर में रोज झगड़ा होता था। इससे परेशान आरोपी पिता ने पड़ोसी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। फिर 5 लाख रुपए में 3 युवकों को सुपारी देकर 18 जुलाई की रात हिंगोरिया बड़ा गांव में हत्या करा दी। जिन 3 लड़कों ने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया, वे तीनों लड़के पुलिस की गिरफ्त में है, जिनके माध्यम से ये फिरौती, ये पूरे घटनाक्रम को उनके पिता ने रचा। वे भी हमारी गिरफ्त में, उनके पिता भी हमारी गिरफ्त में। तो इस प्रकार संपूर्ण 5 लोग हमारी गिरफ्त में है। अभी जो मुख्य आरोपी है उनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और इसके अंदर अन्य कोई व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी के अंदर इन्वॉल्व है तो उसका भी जल्द खुलासा किया जाएगा। इधर आदिवासी को प्रताड़ित करने का एक मामला सामने आया। रायसेन जिले की उदयपुरा विधानसभा की ग्राम पंचायत पचामा में आदिवासी समुदाय आज भी दबंगों के साए में जीने को मजबूर है। जहां सरपंच पति के साथ दुर्घटना हुई तो सरपंच पति को आरोपी ने गाड़ी से टक्कर मारकर जान से मारने की कोशिश की। गंभीर घायल सरपंच पति को भोपाल के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। आरोप यह है कि सरपंच रामशिया बाई आदिवासी के पति मनोहर लाल पर पुराने विवाद के कारण आरोपी शिवनारायण रघुवंशी और दीपक रघुवंशी ने कार से टक्कर मार दी। शिकायत पर पुलिस ने गाड़ी जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी बहस हुई खिरिया पे शिवनारायण भाई से रघुवंशी, तो उनने कही भाई साइड पे गाड़ी कर लेते, गाड़ी नहीं अकल करी थी, पैसे लड़ाई भाई, तो आज उनने गाड़ी चढ़ा दी इन पे। बहुत थोड़ी बहस हो गई थी 8 दिन पहले उस बात को लेकर। जी, कौन के द्वारा गाड़ी चढ़ाई के ऊपर? वो दीपक रघुवंशी ने गाड़ी चढ़ाई है। जी, क्या होगा? पैर वगैरह फ्रैक्चर हो गया? हाँ, पैर फ्रैक्चर हो गया और छाती में लगी मुंडी चोट।
मतलब जान से मारने की कोशिश की? जी हाँ। नहीं, कल शाम को करीब 7:30 बजे के आसपास की जो घटना है, पचामा के पास एक एक्सीडेंट की सूचना थी और जो है इसमें मोटरसाइकिल सवार जो थे उसमें कुछ घायल हुए हैं। इसमें खलीराम मेहरा है पचामा के और उसी गांव का जितेंद्र रघुवंशी जो सफारी गाड़ी से जा रहा था, तो मोटरसाइकिल से टक्कर हुई है। उसमें पुलिस ने जो है प्रथम दृष्टया मामला पंजीबद्ध किया है दुर्घटना की जो धारा है उसमें, और जो सफारी गाड़ी है उसको भी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जब्त किया है। राजनांदगांव नगर निगम का बहुचर्चित आवारा मवेशी पकड़ो अभियान एक बार फिर कागजी घोड़ा साबित हो गया। निगम हर साल दिसंबर में प्रेस नोट में 2-4 गायों की फोटो खींचकर अभियान की जानकारी दे देता है, पर धरातल पर सब कुछ पुराने ढर्रे पर ही दिखता है। शहर की सड़कें गाय भैंसों की खाप बनकर रह गईं। जी रोड, बस स्टैंड, कलेक्ट्रेट चौक, स्टेडियम चौक, लालबाग, बसंतपुर इलाका, जहां सुबह से रात तक दर्जनों मवेशी सड़क के बीचों बीच बैठे दिखते हैं। जी रोड पर दुर्घटना का ये कारण कई बार बनते हैं और हाल ही में 3 बाइक सवार मवेशियों से टकराकर घायल हो गए। एक युवक आईसीयू में भर्ती है। मवेशियों की वजह से शहरवासियों में बेहद नाराजगी है। पिछले हफ्ते ऑटो से मवेशी के टकरा जाने से चालक को बेहद बड़ा नुकसान पहुंचा। दूसरी ओर निगम कान्हा शेल्टर में केवल 2 दर्जन मवेशी दिखाकर अभियान को सफल बताने में लगा है। शहर में जो भी आवारा मवेशी हैं पशुपालकों द्वारा जानबूझ के भी छोड़ दिया जाता है, ऐसी भी सूचना हमको मिलते रहती है। इसके लिए 2 पार्ट में हमने काम किया हुआ है। एक तो शहर के अंदर जो चौक चौराहे और सड़क है उस पे, और एक नेशनल हाईवे के पार्ट पे। नेशनल हाईवे का जो है अशोका के द्वारा देखा जाता है और हम कोऑर्डिनेट करके उनसे काम करते हैं। उमरिया जिले के मानपुर विकास खंड से करौंदी टोला के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक चंद्रभान रौतेल पर नशे की हालत में स्कूल आने और कुर्सी पर सोते हुए पाए जाने का आरोप है। गुरुवार को इस घटना का एक वीडियो देखिए सामने आया, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने जांच शुरू की है। वीडियो में शिक्षक चंद्रभान रौतेला कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए और बोलने की स्थिति में नहीं है। वीडियो में उन्हें सोते हुए भी देखा गया, जबकि आसपास के लोग उन्हें बुला भी रहे हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों ने शिक्षक के इस व्यवहार पर बेहद नाराजगी व्यक्त की। तो करौंदी टोला के प्राथमिक स्कूल का ये पूरा मामला है। बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक शिक्षक नशे की हालत में धूप सेकते हुए सोते नजर आए। सीहोर जिले के भैरुंदा सिविल अस्पताल में सरकारी दवाओं को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई। देर रात करीब 11 बजे अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर आयरन फोलिक एसिड की सील पैक शीशियां सड़क किनारे कचरे की तरफ पड़ी मिली। इन दवाओं की एक्सपायरी डेट 1 जनवरी 2026 है, यानी ये पूरी तरह से उपयोग योग्य थी और मरीजों को दी जानी थी। ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि दवाएं नई हैं, सील पैक हालत में है और घटना के बाद कई तरह के सवाल उठे कि क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी ने दवाएं फेंकने का आदेश दिया या फिर अस्पताल में स्टॉक वेरिफिकेशन में गड़बड़ी छिपाने की कोशिश हुई। ग्रामीणों ने फिलहाल इस मामले की जांच और जिम्मेदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। और ये परसों रात की बात है, अराउंड करीब 11 बजे करीब की ये सूचना आपके द्वारा मुझे व्हाट्सएप किया गया था और उसमें मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए जब पूछा गया है तो इसमें हमारे जो दवाई वितरित फार्मासिस्ट हैं उनको मैंने सो कॉल नोटिस दिया है। साथ में हमारी स्टोर कीपर मैडम जो है उनको सो कॉल नोटिस दिया गया है कि वो अराउंड करीब 20-25 करीब आयरन फोलिक एसिड की शीशी थी और उसके लिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जिसकी भी लापरवाही है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलीराजपुर रिश्वत लेते प्रधान आरक्षक का एक वीडियो वायरल हुआ। गुमशुदा युवक की तलाश के एवज में रिश्वत लेने का आरोप है। वायरल वीडियो पर एसपी ने संज्ञान ले लिया है। प्रधान आरक्षक मनोहर जाटव को सस्पेंड कर दिया गया। एसटीओपी अश्विन कुमार को जांच के आदेश दिए गए हैं। उमरली चौकी पर पदस्थ थे प्रधान आरक्षक मनोहर जाटव। तो रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। निकल रहा हूँ तो आ जाओगे।
और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।